सॉरी फॉर दैट। रेडी? जल्दी कर रहे हैं, अभी बोलेंगे लेट आ गया मैं। ये इधर चालू कर दो। ओके पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी अच्छा इधर में अभी जो बच्चा सुंदर सुंदर तैयार हो गया है, नहा धो गया है, एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर लेके आओ। देखो कितने सुंदर लगते हो आप। वाह। तो अभी मेरी बातें सुनो कुछ, मैं आपको क्या समझा रहा था आज अभी। सो वी वर स्टडिंग विद द बेसिक्स, और बेसिक्स में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझा दी, तो मैं आपको वो याद दिलाता हूँ। अकाउंट्स में 7 चीज़ें होती है, 7। पहले कौन सी है? डेबिट और क्रेडिट। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को मैंने अच्छे से समझा दिया कि बेटा एक साइंस है। क्या होता है? साइंस। और आगे चलकर मैंने आपको ये भी बता दिया इसको शब्द कैसे यूज करते हैं हम। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इज दैट ओके? तो कुछ कुछ चीज़ों को बैलेंस होता है, जैसे शुगर को बैलेंस होता है स्वीट, राइट। लेमन को बैलेंस होता है सार, सार बोलते क्या? ओके। और मिर्ची को बैलेंस होता है स्पाइसी। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन बैलेंस। सो सिमिलरली दिस आर द 2 balances in accounts. There is no third balance, only 2 balances, debit or credit. And now there are 5 items. So the 5 items are assets, liabilities, income, expense and capital. So now my dear friends, asset has got a debit balance. Now this is the balance given by the law. मतलब वो जो अब हम ये इसके रूल्स फ्रेम कर रहे थे, तो हमने क्या बोला? असेट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कुल मिलाकर ये एक इक्वेशन थी। वाह 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 हिपोपोटामस। कुल मिलाकर ये क्या थी? एक इक्वेशन थी। असेट को डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस। सो एवरी डेबिट will always be equal to what? Credit. So that is to say LHS is equal to RHS. और इसकी हमने एक इक्वेशन बनाई, जो पहली इक्वेशन बनी थी वो ऐसे बनी थी, टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब कितना देना है, कितना अपना खुद का पैसा है, और वो टोटल एसेट। मतलब अगर आप आपके घर का भी हिसाब लगाएंगे तो इसमें बैठ जाएगा कि आपके पास जितनी भी एसेट है, आपके पास कार है, आपके पास मोटर बाइक है, आपके पास घर है, आपके पास जो कोई भी चीज है एसेट्स है, उसकी टोटल ले लो और आपको पता चल जाएगा कि बैंक को, लोन को, रिश्तेदारों से लिया हुआ लोन कितना है, लोन प्लस अगर आप उसमें जोड़ देंगे आपका खुद का पैसा, तो आपको मिल जाएगा कि जितनी भी आज आपके पास असेट है इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक सिंपल सा एग्जांपल इसका देखेंगे तो मोबाइल ईएमआई पर लिया, सो मोबाइल की वैल्यू इज इक्वल टू द मनी विच यू हैव पुट अप, योर कैपिटल, प्लस जितना आपने बैंक लोन लिया है, is equal to the value of the mobile. Yes or no? So my dear friend, this was the plain simple equation. Total asset is equal to liability plus capital. Can you breathe in? Good. Now I said further कि राजा बेटा जी, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, और अगर वो बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और अगर वो कम होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सो असेट को डेबिट बैलेंस होता है, इफ इट इंक्रीजेस यू डेबिट इट, इफ इट डिक्रीजेस यू क्रेडिट इट। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? लाइबिलिटी बढ़ गई तो, कम हो गई तो, कैपिटल को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अगर ऊपर हो गया तो, और अगर कम हो गया तो, इनकम को कौन सा बैलेंस? अगर इनकम बढ़ गई तो, इनकम कम हो गई तो, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और अगर वो बढ़ गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। इज दैट ओके? ये इतनी बातें देखने के बाद में मैंने कल आपको और चीजें बताई कि बेटा जी एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, तो ये पहले नींव रखी जाती है कि भाई साहब अकाउंटिंग कैसे होती है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक है, अलग है? अलग है। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, ओनर की बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन अलग नाम से संबोधित की जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल।
हम जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन. Whenever we record the transaction as per what? Business. तो जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बेटा बिजनेस क्या बोलता है उसको कि ये मेरा क्या है? लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी मतलब ये पैसा मुझे देना बाकी है, बट उसको नाम कौन सा दिया जाता है? कैपिटल. जब ओनर पैसा विड्रॉ करता है तब उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. बेटा जी अगर आप किसी को पैसा दोगे तो उससे क्या मांगते हो? इंटरेस्ट. सो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है. यस और नो? सो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम हुई कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस. और जब कभी भी ओनर विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉइंग्स. और ये ड्रॉइंग्स पर ओनर बिजनेस को देता है क्या? इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट क्या होगा बिजनेस के लिए? इनकम. फिर मैंने आपको और एक चीज बताई कि ड्रॉइंग्स कैन बी इन कैश और इन काइंड. सिमिलरली कैपिटल कैन ऑल्सो बी इन कैश और इन काइंड. इन काइंड मतलब आप लैंड लेके आ सकते हो, बिल्डिंग लेके आ सकते हो, गोल्ड लेके आ सकते हो एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल टुवर्ड्स योर बिजनेस. से यस. फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है. सो पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के हो गए बेटा जी? 3. पहला वाला नेचुरल पर्सन अकाउंट, दैट इज इंसान का बच्चा. दूसरा वाला कानून का बच्चा, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. और तीसरा वाला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रेफर्ड टुगेदर. से यस. और राजा बेटा जी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट विच टेक्स बर्थ बाय लॉ, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, दगड़ूशेठ हलवाई गणपति, इज दैट ओके? कोई भी ट्रस्ट, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी कंपनी, ये सभी किसका स्वरूप लेते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. मुझे एक बात बताओ, स्वप्निल पटनी क्लासेस ये कौन सा है? आर्टिफिशियल. और स्वप्निल पटनी नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फिर मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट हम अकाउंट्स में कब यूज करते हैं? 4 सिनारियोज में यूज करते हैं. मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं. क्या होता है कि मैं आपको एक व्यक्ति का नाम दे दूंगा कि हमने इसको रेंट दिया, हमने एमएससीबी को इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया. आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है. आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पर्सनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब यूज हो सकता है, प्रयोग में आ सकता है, व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल. मतलब या तो उससे पैसा आना है. आहा हिप्पोपोटामस, बेशरम. हिप्पोपोटामस सस्ता भी है. So, wow, I should not have gone to Kaziranga. So, when the asset क्या बोलते हैं? When the amount is receivable, then you can use personal account. When the amount is payable, then you can use the personal account. And when the amount is settled with these people, again, then you can use what? Personal account. मतलब receivable है तब personal account, received है तब personal account, payable है तब personal account, paid है तब personal account. मतलब उसी व्यक्ति को अकाउंट सेटल किया. तो क्या बोलते हो पब्लिक, समझ में आएगा ये? मतलब उधार की ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम आता है. कल मैंने पूछा था कि भाई साहब ऐश्वर्या, मिस ऐश्वर्या और मिसेस ऐश्वर्या फर्क है या नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है, सपने टूटने का फर्क है. इतना बड़ा फर्क है. समझ में आ रही बात है? तो जब मैं आपको बोलूं कि सैलरी ये एक्सपेंस हो सकता है, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम नहीं होता. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लाइबिलिटी. और जब मैं बोलूं प्रीपेड सैलरी असेट, प्रीपेड सैलरी इज एन असेट. सो राजा बेटा जी आज हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ नाम लिखेंगे और उन नाम के आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के नाम लिखकर बताऊंगा, और कौन क्या बनता है मैं आपको बताऊंगा. इज दैट ओके? कितनी प्यारे प्यारे बच्चों. किसी ने बोला आपको ये बात? मैं बोल रहा हूं ना, तुम किसी को बताना मत. बताओगे? बता दो मेरे को, क्या फर्क पड़ रहा है. सुनो ना, बता रहा हूं ना, रुकना. सुनिए प्रभु, मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूं सुनते जाइए. पहला वाला आइटम है बेटा जी, मैं अगर आपको एक्सपेंस के नाम पूछूं, आप कॉमन सेंस लगा के मुझे बताते रहिए. एक्सपेंस के नाम पूछूं तो एक्सपेंस के नाम बताते रहिए, क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है. सो तुमने बताया इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है. फिर वेरी गुड. दूसरा हो गया रेंट. फिर सैलरी, एग्रीड. क्या बोल रहे? रिपेयर्स, टैक्सेस ना, कोई ये लिख देते पहले. कौन सा बोलो? कैरेज. कैरेज मतलब ट्रांसपोर्ट. साइंस बैकग्राउंड, इट इज लाइक ट्रांसपोर्ट, कैरेज.
ओके, और लिख दूं इधर, और एक लिख दो, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, राइट। मुझे काफी काफी है। अब मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये जब मैं ऐसे संबोधित करता हूं, इसका मीनिंग समझ जाना कि ये पैसा ड्यू हो गया है, अभी तक पे नहीं किया है। पैसा ड्यू हो गया है बट पे नहीं किया है। बुद्धि में बात गई। कॉन्ट्रेक्चुअली पैसा ड्यू हो गया है, ये लॉजिक आज समझाऊंगा, इसका मीनिंग क्या है। तो आज हम और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये दो बच्चों का जन्म कैसे होता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का जन्म कैसे होता है। सो आउटस्टैंडिंग का मतलब हमेशा ध्यान में रखना, ये क्या बनेगी बेटा जी, लायबिलिटी। और एक और आइटम बनता है जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, असेट। राजा बेटा जी, अगर आप एक बात को ध्यान से सुनते हो तो मेजॉरिटी में ऐसा हो सकता है, मेजॉरिटी में प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, मेजॉरिटी में आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बट नॉट ऑल द एक्सपेंसेस। हालांकि वो इतना दिमाग को शॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन में प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता, डिस्काउंट अलाउड भी एक एक्सपेंस है बट उसमें भी नहीं हो सकता। जैसे कि आपको मैं बताऊं बैड डेट्स भी एक एक्सपेंस है। सॉरी क्या बोल रहे हो तुम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं मेजॉरिटी में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो सकता है, सब में नहीं हो सकता। किसमें किसमें हो सकता है, मेजॉरिटी में। समझ में आ गया इतना? तो अब इसको कैसे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है बेटा जी, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग कैरेज, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। हालांकि आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कभी नहीं होता, बट ठीक है, अब तुम्हारे 2% की मुस्कान के लिए कर देते हैं ऐसा। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि बिना इंश्योरेंस का प्रीमियम भरे कोई आपको इंश्योरेंस देगा क्या, नहीं। तो ये मैं बकवास बात कर रहा हूं, बट ठीक है, तुमको समझाने का मुद्दा था कि एक्सपेंस के साथ जब वर्ड जुड़ जाता है आउटस्टैंडिंग, तो वो क्या बन जाता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी एक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल अकाउंट होता है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जल्दी से बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर ये प्रीपेड बनेगा तो कैसे बनेगा, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी जनरली नहीं होता, बट ठीक है, प्रीपेड प्रीपेड और प्रीपेड रिपेयर्स। रिपेयर्स नहीं बोलते, प्रीपेड एएमसी बोलते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि आपके एसी को रिपेयर करेंगे हम, और पहले ही एडवांस में आप पैसा दे देते हो। या आपके घर में कोई आरओ होगा, वाटर प्यूरिफायर, उसका पैसा आप एडवांस में दे सकते हो, यस और नो। सो मैंने क्या बोला, प्रीपेड रिपेयर्स, प्रीपेड कैरेज, और राजा बेटा जी प्रीपेड इंश्योरेंस। तो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को समझ में आया क्या कि शब्द कैसे यूज किए जाएंगे? सिर्फ नाम यूज किया तो वो क्या बनेगा, एक्सपेंस, ऐसा होगा। एक्सपेंस की श्रेणी दूंगा मैं आपको, एक्सपेंसेस की लिस्ट दूंगा, बट यही एक्सपेंस कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। और यही एक्सपेंस कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, प्रीपेड एक्सपेंस में। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो होता है लायबिलिटी, और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, असेट। तो आप एक बार लिख कर ले लो। एडवांस पेमेंट फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, यस, यू कैन राइट इट डाउन। चलो जल्दी से लिख कर ले लो। आज मैं आपको एक बात बताना रह गया, एक बात बता दूं क्या पहले, बिफोर यू राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये जो आप चीज़ पढ़ रहे हो ये कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को आइडिया कितनी इंपॉर्टेंट है? तो रुको, एक चीज़ देखनी चाहिए अपन ने, देख लेंगे एक छोटा सा। आप कैसे पढ़ने वाले हो आपको आगे का भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग है अपनी दिशा, ये देखो ऐसे पैसे थे, कुछ एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। और
ऐसे हम जंगल में रहा करते थे, हुला लाला हो करते थे, और ये हाथी घूम रहे थे, राइट। फिर अगर समझोगे तो फिर समझोगे कि भाई साहब मैं क्या बात कर रहा हूं, इसको फील करना, यही बात सत्य है, हाँ या नहीं। आप नहीं तो आपके पूर्वज ऐसे रहे थे कभी जंगल में, और मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 100 साल पीछे चले जाओगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। इतना भी नहीं, बट 100 साल पीछे भी देयर वर नो रोड्स, पर परफेक्ट रोड्स नहीं थे, लोग झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे, बारिश आती थी तो पानी चूता था घर में, यस सर, ऐसे थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पत्थरों पर लकीरें बनाकर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे अकाउंट्स की। मतलब जब, हाँ तुमको पता नहीं है, तुम अगर पुराने जाओगे हड़प्पन civilization में, so you'll understand that there when the people used to have their what I can say animals होते थे, उनके पास मवेशी होते थे, मवेशी समझते हो आप, गाय बकरी ये सब होते थे, तो आपके पास कितनी गाय बकरी है वो लाइन ड्रॉ कर कर लिखते थे कि कितनी लाइन है, ये बनाए हुए रिकॉर्ड्स, ये देख लो। These are all the clays in which they have written the accounting kind of a stuff. अकाउंटिंग एकदम साधारण चीज नहीं है जो डेवलप होकर आई। इनफैक्ट अगर आप और आगे जाओगे तो लुका पैसोली ने जो शुरुआत की बुक बनाई थी, ये कितने पन्नों की बुक थी? 27 पेज, 27 पेज की बुक थी, और इसके अंदर भी पूरा अकाउंट्स नहीं था। ओके, इसके अंदर सिर्फ अकाउंट्स की वो जो फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम की बुक कीपिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, उस इक्वेशन का बेस बना था। अगर विचार करो तो एक आदमी को क्रेडिट मिल रहा है सिर्फ वो इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, उनको हम आज भी याद करते हैं। अगर विचार करो तो आपको समझ में आएगा कि लोगों को सही में जरूरत थी अकाउंटिंग की, इसीलिए लोगों ने क्या किया, अगर कुछ नहीं था तो अपने अपने तरीके से जुगाड़ बनाकर अकाउंटिंग करने की कोशिश करी कि मेरे पास कितनी गाय है, कितने मेरे पास शिप्स है, whatever XYZ, they used to keep an record। राजा महाराजाओं के लिए ऐसे लोग बहुत जरूरी होते थे उन दिनों में, जो उनकी जायदाद संपत्ति के बारे में उनको ब्यौरा दे सके कि कैसे चल रहा है, आर दे डूइंग गुड और नॉट। अगर आप मूवी देखते हो कौन सी वो जोधा अकबर, तो उसके अंदर ये बात निकलती है कि वहां के कोई लोग पूछते हैं कि हुकूमत ने ये चीज हमसे सलाह मशवरा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, और उसके ऊपर शाही खजाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तोडरमल जी बताएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So these were highly respected people in those days. They are even respected today also. Just imagine whatever happens in your bank account is an accounting. Just feel yourself. Is it not an accounting? SBI में या ICICI बैंक में या किसी भी बैंक में जाते हो तो आपका खाता होता है, क्या बोलते हो? बैंक अकाउंट। मेरा बैंक अकाउंट किधर है? उधर है। अकाउंट कहां से शब्द आता है? दिस इज अकाउंटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको फील करो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जितनी भी जायदाद है ये मुझे अकाउंट्स ने दी है। मैं तो और कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा था। जितना पैसा है मेरे पास, जो कोई भी औहदा, इज्जत, हैसियत मेरी है, वो सब कुछ मेरे को अकाउंट्स ने दिया है। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि इस सब्जेक्ट की कदर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसी चक्कर में आई कि भाई साहब जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो लॉयर बनते हैं, जो आर्किटेक्ट बनते हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे किसको मैनेज करना पड़ता है? पैसा। डॉक्टर एक से एक है, बट अगर पैसा मैनेज नहीं कर पाते तो देन दे आर नॉट एबल टू गो अहेड। और पैसा मैनेज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया कि आप कोई भी स्ट्रीम लो, आपको अगर और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। दिया है कि नहीं दिया ऑप्शन? अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको कॉमर्स ही सिर्फ करना है तो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट, यू कैन सिलेक्ट अ सब्जेक्ट फ्रॉम साइंस, और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमर्स, यस और नो? द सिंपल लॉजिक एंड रेशनल बियॉन्ड दैट इज कि दे नो दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स हैव दैट इंटरलिंकिंग। हे बॉयज एंड गर्ल्स, द कमिंग वर्ल्ड इज गोना बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट लर्न दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली। इस सब्जेक्ट को उतनी वैल्यू देना और अच्छे से लिखना। तो एज अ विद्यार्थी सर मैं क्या कर सकता हूं? एज अ विद्यार्थी आपने जब इस सब्जेक्ट की एक भी एंट्री लिखो तो समझ लेना कि तुम आराधना कर रहे हो, और उस तरीके से लिखना, अच्छे से लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा लिखना। अच्छा, इसमें मेरा कोई फायदा? घंटा कोई फायदा नहीं। आप सोचो, मुझे तो सिर्फ इससे खुशी होती है कि भाई हाँ मेरा अकाउंट्स ग्रो हो रहा है, बट आपके लिए क्या फायदा है इस चीज से? कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। When you will write well, then my dear friend, may be अगर इसके अंदर जैसे अभी आपको, आप में से फाउंडेशन के बच्चों को कितनों को आइडिया है कि कितने बच्चे पास होते परसेंटेज वाइज?
सीए फाउंडेशन में कितने बच्चे पास होते हैं? कितना? 40% वाला कौन था? सो ये बच्चा बता रहा है 30% लोग पास होते। बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा। 30% के ऊपर पास नहीं होते जनरली, बाय एंड लार्ज। तो मतलब 10 लोग पेपर दे रहे तो कितने लोग पास होंगे? 3। 7 वापिस आएंगे। डरो मत, हो जाएंगे तुम पास। सर आप क्या समझाने की कोशिश करो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता एज अ विद्यार्थी तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक भी ऐसी चीज नहीं होती जो मैं छोड़ देता। क्योंकि जब कंपटीशन इस लेवल का है कि 10 में से 3 पास हो रहे हैं, तो मुझे हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे मैं पास हो जाऊं। तो उसका एक इंपैक्ट ये होता है कि आपने लिखना अच्छा चाहिए। और कई सारे बच्चों को लगता है कि मैं एग्जाम में डायरेक्टली लिख दूंगा, इट इज इम्पॉसिबल। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये पॉसिबल है, तो उनको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। तुम एक काम कर लो, कितने बच्चों ने 12th में पढ़ाई करी सुबह जल्दी उठकर? वाह लवली। मैं भी आपको एक नेक्स्ट प्रश्न पूछूंगा। कितने बच्चों ने इनमें से जिन्होंने हाथ ऊपर किए, उन्होंने ये सोचा था कि मैं एग्जाम होने के बाद में बहुत देर सोऊंगा? वेरी गुड। और फिर क्या हुआ? जिस दिन आपकी एग्जाम खत्म हुई, नेक्स्ट दिन आप सोने वाले थे, आपकी नींद टाइम पर ही उड़ी या लेट उठी? बट तुम सोना चाह रहे थे, तुम्हारी इरिटेशन हुई कि यार मेरे को सोने का है, बट नींद उड़ गई। ये होती है बॉडी की केमिस्ट्री, ये होती है बॉडी का खुद का जो डिसिप्लिन होता है, रूटीन होता है, वो ऐसे ही नहीं निकाल सकते तुम सोचने से। तो जब आप लिखते भी हो ना गंदे तरीके से, और आप तुम सोचते हो कि मैं एग्जाम में सही से लिख दूंगा, बॉडी साथ नहीं देगी, हाथ साथ नहीं देगा। क्योंकि बेटा जी वो बॉडी का एक रूटीन है, रिदम है, वो डायरेक्टली नहीं निकल सकता। तो इसीलिए बेटा जी बिगड़ गए ना, तो अच्छा होने के लिए भी टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छे हो तो बिगड़ने के लिए भी टाइम लगता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मैं क्लास में बता रहा था अभी आप लिख रहे हो, हमेशा हर चीज़ को उस सजगता से लिखोगे ना, तो फिर उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे। और ये आज तक इतिहास गवाह है, जब हम अर्जुन की स्टोरी सुनते हैं तो अर्जुन के बारे में क्या कहा जाता है कि जो चिड़िया थी उसकी आंख उन 100 लोगों में और इन पांडवों में सिर्फ अर्जुन को दिखती है। इसका मतलब अर्जुन सजग थे। और साथ साथ यह बात भी है कि क्लासेस से कोई आज तक पास नहीं हुआ। पास तो एकलव्य भी हुआ था विदाउट गुरु। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप कितनी सजगता से काम करते हो। तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं आपको तो इतनी सी बात बोल रहा हूं कि जितना हो सके, आपकी जितनी मर्यादा है, आपकी जितनी संभावना है, जितना आपको प्रयत्नशील आप बनते हो, और उसके बेसिस पर अगर आप सजग होकर काम करोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। और उसकी फर्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं कि आप कैसे लिखोगे। जैसे मां सरस्वती की आराधना कर रहे हो वैसे ही लिखोगे। समझ में आ रही बात? ध्यान में। कभी भगवान का नाम लिखते हो तब तुम ऐसे कुछ घसीट घसीट कुछ भी लिख देते हो क्या? जो भी आपका जो कोई भी रहेगा, जहां पर भी आपका दिल आता है, जहां पर भी आपका सिर झुकता है, उनका अगर कभी नाम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे क्या गंदे तरीके से? नहीं, यू विल राइट इट इन वेरी प्रॉपर मैनर, यस और नो, एज इफ यू फील इट। सिमिलरली स्टार्ट फीलिंग इट। मेरा भरोसा मानो, ये सब कुछ देगा आपको जिंदगी में, जो जो चाहिए सब 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 चीज देगा। इज्जत से लेकर, पैसे से लेकर, घर से लेकर, गाड़ी से लेकर, घोड़े से लेकर, किस बड़े आदमी को मिलने का, सब सब चीजें इससे मुमकिन है। बाकी आप समझदार हो सर, कैलकुलेटिव आप मुझसे ज्यादा हो। लिख लो अभी। ओ भाई ये क्या हो गया इधर? अच्छा, अब मेरे को एक आज ये बात बताना और इंपॉर्टेंट है, तुम सभी बच्चों को बता देता हूं। तुम्हारा ग्रुप स्वप्निल पटनी क्लासेस से टेलीग्राम पर बनाया जाएगा बकायदा। उसकी लिंक आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आएगी, ठीक है? उस ग्रुप में सारे फैकल्टीज भी होंगे, और आपको जो बात करनी है आप वो कर भी सकते हो, रोक टोक नहीं होती है। बट ग्रुप ऑफिशियल रूट से ही ज्वाइन करना, यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि ग्रुप्स लोग बच्चे इधर उधर बनाते हैं एंड देन दे फाइट, और फिर बाकी की चीज़ें भी आती है। अभी अगर आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। एक बिटकॉइन का चलाता है, एक शेयर्स का चलाता है और प्रॉफिट की गारंटी देता है। कुछ लोग फंसे, मेरा भरोसा मानो, मेरे कोई अकाउंट्स नहीं है, ना मैं बिटकॉइन में डील करता हूं, ना मैं शेयर्स के बारे में किसी को सलाह देता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं। और हम रिपोर्ट कर करके थक गए हैं, बड़ो बैन नहीं हो रहे। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन है उनको बता रहा हूं कि इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, डू नॉट ज्वाइन एनी अनऑफिशियल ग्रुप। और क्योंकि तुम डिजिटल वर्ल्ड जितना सोचते हो उससे कई गुना फ्रॉड में सक्षम है डिजिटल वर्ल्ड। तो ऑफिशियल चीजों के चैनल के थ्रू जुड़े रहिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये लिख लो बेटा। सर कल क्लास है? कल क्लास नहीं बेटा, कल छुट्टी है। कल एक दिन मजे कर लो, मैं तो आज लिख के भी आया हूं ना, पार्टी डे। फ्राइडे, फ्राइडे नहीं है पूरा, गर्ल्स की भाषा में बोला फ्राइडे। सो टुमारो देयर इज नो क्लास, टुमारो देयर इज हॉलीडे। ओके, ये लिख लिया क्या? अभी बेटा जी इनकम के नाम लिख लेते हैं। इनकम के नाम लिखो बेटा। इनकम रेंट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सो कैन आई नॉट से रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है? यस और नो? इंटरेस्ट भी क्या है? इनकम है। कमीशन भी इनकम है, रॉयल्टी भी इनकम है। बट इतने से काफी काम अपना चल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर होता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम को और एक नाम दिया जाता है इनकम रिसीवेबल। इनकम क्या बोला जाता है? रिसीवेबल। कई बार इंस्टीट्यूट इसको गलत नाम भी यूज करती है, आउटस्टैंडिंग इनकम। गंदा है। आउटस्टैंडिंग इज फॉर एक्सपेंस, बट ऐसा शब्द यूज किया जाता है, जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। और एक होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बेटा जी हम इसको कैसे बोलते हैं? रेंट रिसीवेबल। और ये क्या बोलते हैं? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। फिर इंटरेस्ट। तो राजा बेटा जी इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन, कमीशन रिसीवेबल और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ए रसगुल्लो, अब ये बात समझ में ही क्या? नाउ यू टेल मी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? असेट और लायबिलिटी? आवाज नहीं आई। एंड इनकम रिसीवेबल इज व्हाट? तो ये सारी चीजें हो गई असेट, और ये सारी चीजें क्या हो गई बेटा जी? लायबिलिटी। हैप्पी हैप्पी? शैल वी नाउ प्रोसीड फर्दर? लिख लो ये पक्के से जल्दी से। जब तक मैं नहीं बोलूंगा किसी भी संडे को मेरी क्लास नहीं होगी, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड। संडे को मेरा ऑफ रहेगा। ओके, यू विल बी हैविंग हॉलीडे ऑन संडे। नाउ शैल वी प्रोसीड अहेड? ये 1 2 3 में हमने इनकम के एग्जाम्पल दिए। ओके रसगुल्ले बच्चों, अब हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो बेटा जी एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या, पहले तो यहां से गड़बड़ शुरू हो रही है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मैं अभी भी बोल रहा हूं वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा अभी। उसका मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं। जैसे हमारे कौन से लेक्चर चल रहे? बेसिक लेक्चर चल रहे। तो मैंने कल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाया और उसके बेसिस पर अभी मैं बता रहा हूं ये 4 आइटम आए कैसे। राइट, ये 4 आइटम आए कैसे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह। तो इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ये जरा ध्यान से सुनिए। सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले ये सुन लीजिए। कितने बच्चों को रूपी बैंक पता है? रूपी बैंक, ओ बाप रे, इतने लोगों को। सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए और सर्च करिए रूपी बैंक के बारे में। क्या हुआ, आपको क्यों नहीं पता रूपी बैंक के बारे में?
रूपी बैंक, RUPEEBANK, रूपी बैंक के बारे में सर्च करिए। संतोष तेरे को मालूम है क्या रूपी बैंक? तेरे को मालूम है रूपी बैंक? गुड। क्या कुछ निकला क्या? रूपी बैंक कितने लोगों को मिला? रूपी बैंक? क्या हुआ रूपी बैंक के साथ बताएगी? तो फिर क्या हुआ? कोई यहां पर कोंकण साइड से ऑनलाइन में कोंकण साइड से कोई पेन बैंक हुआ करती थी, कोंकण साइड बैंक, पेन बैंक। इन बैंकों के साथ क्या हुआ? बैंक बंद हो गई। एक और आदमी था किंगफिशर, विजय माल्या। क्या जानते हो तुम विजय माल्या के बारे में? मेहुल चौकसी जानते हो नहीं जानते हो? मेहुल चौकसी को नहीं जानते हो? फिर मैं गलत बात बोल रहा हूँ क्या? मेहुल चौकसी, अरे बाप रे, मैं गलत नाम बोल दिया क्या? मेहुल चौकसी था, नीरव मोदी था और उसके साथ मेहुल चौकसी था, राइट? नीरव मोदी को कितने लोग जानते हो? तो उसने क्या किया मुझे बताओ? माल्या ने क्या किया? स्कैम मतलब क्या? स्कैम किया है? स्कैम मतलब क्या? कुछ बताना दो। अरे फ्रॉड, बट फ्रॉड क्या? बैंक से लोन लिया, फिर भाग गया। तुम्हें पता है आज का दिन जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक मलेशियन फीमेल को, नहीं वियतनाम की एक फीमेल को फाइनेंशियल क्राइम करने के जुर्म में सजाए मौत मिली है। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि फाइनेंशियल क्राइम के लिए किसी को सजाए मौत मिली है वियतनाम। अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो सर आप बताइए क्या बताने की? तो मैं रूपी बैंक का एग्जांपल लेता हूं। रूपी बैंक के अंदर इन लोगों ने पैसे डाले थे। ये एक बैंक थी, इनके पास तुमने बोला कैपिटल नहीं है, तो इस बैंक में पैसे डाले। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा? देयर हैज टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पीपल। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सर आपको जो पैसा इधर डाला है, एक तो ये सेफ रहेगा और साथ साथ आपको इस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कोई मुझे बता सकता है इंटरेस्ट कब मिलता है? हर रोज मिलता है या डे डिसाइडेड होता है? डे फिक्स्ड होता है। मैं आपको इधर भी पूछ के बताऊं, संतोष तुम्हें सैलरी कब मिलती है? हर रोज मिलती है या महीने के आखिर में? महीने के आखिर में। क्या ये डिसाइडेड था? हाँ। तुम हेमंत, तुमको सैलरी कब मिलती है? महीने के आखिर में या हर रोज जाके तुम सैलरी मांगते हो? आपके माता पिता को सैलरी कैसे मिलती है? महीने के आखिरी में या वट एवर डेट इज डिसाइडेड। तो आपको क्या समझा? एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पहले एक एग्रीमेंट बनता है कि हम आपको इस दिन तक क्या देंगे? सैलरी। तो जैसे ही ये महीना खत्म हुआ, मान लो मार्च का महीना इधर खत्म, एंड। अब बेटा जी मुझे बताइए सैलरी पे होगी अप्रैल में, हाँ या ना? बट बेटा जी मैं आपसे पूछता हूं मार्च के अंत में क्या ये सैलरी पेएबल है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही। सैलरी पेएबल है या नहीं है? सैलरी पेएबल है कॉन्ट्रैक्चुअली। तो हम जब पे करते हैं या रिसीव करते हैं तब एंट्री नहीं करना है। अकाउंट्स बोलता है एक्रूअल फॉलो करो। एक्रूअल मतलब जब वो सैलरी ड्यू हो गई तब एंट्री करो, जब वो एक्रू हो गई तब एंट्री करो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रू एंड ड्यू एंड पेड? आई टुडे ओनली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब क्या कि बेटा जी उस महीने में अब वो आदमी ने अगर काम किया है तो वो कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि आनंद भंगड़िया मुझे पैसे नहीं दे रहा, ये डेट को उसने पैसा देना था, क्योंकि हम दोनों की एग्रीमेंट थी। अगर ये पूरा एक महीना मेरे साथ काम कर लेता है और उसके बाद में भी मैं उसको अगर सैलरी नहीं दूं तो ये कोर्ट में चला जाएगा और बोलेगा कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सैलरी खर्चा बन चुकी है, पेमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ तुम पूरे महीने भर अगर बिजली यूज करोगे और उसका बिल आएगा महीने के बाद में, अंत में, यस और नो। अगर तुम उसका पेमेंट नहीं करते हो तो तुमको कोर्ट में घसीटा जा सकता है कि ये आदमी हमारे पैसे नहीं दे रहा है। म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे साल का एक साथ आता है, बट अगर तुम उसका भुगतान ना करो तो आपको कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य क्या कि खर्चा तब नहीं हो रहा है जब वो पेड हो रहा है। खर्चा तब नहीं हो रहा है
जब आपने सिर्फ कैश दिए, खर्चा कब हो गया? उसके पहले हो गया। इसीलिए तो आपको कोर्ट में ले जाया जा रहा है ना, क्योंकि खर्चा हो चुका था आपका। यस और नो? तुमको फिर भी भरोसा नहीं है तो आप एक काम कर लीजिए, आपकी शादी होगी इन द मंथ ऑफ मार्च, धूप में। फिर मार्च के बाद में आपने बोला कि नहीं यार, दुल्हन और दूल्हा अच्छा नहीं आया, मुझे शादी कैंसिल करनी है। तुमने अप्रैल मई महीने में शादी कर दी कैंसिल, और कुछ लोगों के बिल का पेमेंट करना अभी भी बाकी है। पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आ रही बात है? ये एक मूवी में भी तो था, तन्नू वेड्स मन्नू। यार मैं मूवीज बहुत देखता हूं, तुम नहीं देखते? तन्नू वेड्स मन्नू पार्ट 2। शिट, ये भी नहीं मूवी देखी? कितने बच्चों ने देखी तन्नू वेड्स? पिक्चर नहीं देखते, बेशरम। अरे गाउटी, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, तन्नू वेड्स मन्नू नाम बोला है पिक्चर का। चलिए यहां तक बात पहुंच गई क्या आपके? तो मैं आपको यह बता रहा हूं एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम लिखेंगे एक बार। एज पर ये वो माल्या के एग्जाम्पल थे, वो बता रहा हूं। माल्या को हमारे भारत की पुलिस, सीबीआई, ईडी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उस आदमी ने बोला था कि मैं आपसे लोन ले रहा हूं, लोन का पैसा दूंगा और इंटरेस्ट का भी पैसा दूंगा। फिर वो क्या करे? फुर भाग गया। तो भाग गया ना, तो बेटा जी उसने क्या किया? बेटा जी जो उसका खर्चा था उसका पेमेंट किया क्या? नहीं, खर्चा हो चुका है, पेमेंट नहीं किया। तो आपको आज इससे क्या बात समझ में आई बुद्धि में? कि सर खर्चा तब नहीं होता जब हम पे करते हैं, खर्चा उसके पहले भी हो सकता है। सो राइट डाउन, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब है बेटा जी एंट्री करो। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड, इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड। अंडरलाइन द वर्ड अर्नड। अर्नड का मतलब रिसीव्ड नहीं होता है। अर्नड का मतलब होता है कि जैसे संतोष ने काम किया तो उसने इनकम कमा ली। जब आप क्या बोलते, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसका काम कर देते हो तो आपने वो इनकम कमा ली। अर्नड का मतलब रिसीव्ड नहीं होता है। अर्नड का मतलब आपने वो इनकम का राइट कमा लिया है। अगर वो पैसा ना दे तो अब आप कोर्ट में उसको घसीट सकते हैं। सो इनकम इज अर्नड। एंड मैंने क्या बोला? एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड। अब सर रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एंट्री करो, जर्नल एंट्री एक कॉन्सेप्ट होता है ना। तो जर्नल एंट्री कब कर सकते हो आप? रिकॉग्नाइज्ड वर्ड उसको बताता है कि जर्नल एंट्री करो व्हेन इट इज इनकर्ड, राइट? व्हेन इट इज इनकर्ड। सो राजा बेटा जी, इनकम इज रिकॉग्नाइज मतलब एंट्री करो व्हेन इट इज अर्नड मतलब आपने कमाया है। वो पैसे का कोई लेना देना नहीं है कि पैसा मिला या नहीं मिला। एंड एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड, खर्चा हो गया। सो बेटा जी दैट इज टू से इग्नोर कैश रिसीव्ड और पेड। मतलब कैश कब रिसीव हुई, कब पे हुआ, इसको इग्नोर करो। उसके पहले भी एक्सपेंस या इनकम रिकॉग्नाइज हो सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आर वी ऑल रेडी? ठीक है बेटा जी, यहां तक हो जाए तो बता दो। मैं आपको बता रहा हूं, यह महीना है मार्च का। मार्च में एक बच्चा मेरे साथ काम किया, ओके? तो इसको हम क्या देंगे बेटा जी? सैलरी। सैलरी किसका नाम हुआ बेटा जी? एक्सपेंस का। सो ये मार्च महीने में मेरे पास सैलरी के रूप में काम कर रहा है। बट मैंने इसका पेमेंट कब किया? जाहिर सी बात है मार्च कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में मैं जाके देखूंगा कि कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, इसने कुछ एडवांस लिया वगैरह वगैरह, सब कैलकुलेशन कब होगा? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहां पर मैंने उसका पेमेंट किया राइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स टेक एन एग्जांपल 10th अप्रैल। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये मान लो इस दिन हमारा साल क्लोज हो रहा है। अब साल क्लोज क्या होता है बेटा जी? एक पीरियोडिसिटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है। हम हमारे रिजल्ट्स
जैसे आपके स्कूल के रिजल्ट या आपका क्लास का एकेडमिक ईयर कब चलता था, आपका स्कूल का एकेडमिक ईयर कब चलता था? अप्रैल से लेकर चलता था ना मार्च तक, ऐसे ही चलता है ना। फिर आपको छुट्टियां लगती थी, अप्रैल या मान लो जून से लेकर मार्च तक आपका एक एकेडमिक ईयर चलता था ना, जिसमें आपको पढ़ाया जाता। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी जो रिजल्ट्स है कि आप पास है कि फेल है, जैसे आपका पता करते हैं हम एकेडमिक्स में, वैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है, इसके पीरियड होते हैं। जो लिस्टेड कंपनी होते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली आते हैं, हर 3 महीने बाद, राइट। बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है हर रोज, राइट, हर वीक, हर महीना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हर रोज देखते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनका रिजल्ट कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है। तो बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका ईयर एंड मार्च है, ईयर एंड कब है बेटा जी? मार्च। मेरा प्रश्न आपसे यह है, खर्चा कब हुआ, मार्च में कि अप्रैल में? पेमेंट कब हुआ? सो राजा बेटा जी, खर्चा यहां बुक किया जाएगा, एक्सपेंस इधर बुक किया जाएगा मार्च में, और पेमेंट कब किया जाएगा? अप्रैल में। अब मेरा रसगुल्ला बच्चा ये सोच रहा है सर पर करेंगे कैसे, क्योंकि पेमेंट आगे हो रहा है, तो खर्चा अभी दिखाऊं कैसे? तो हम इधर क्या बताएंगे, एक हम दिखाएंगे एक्सपेंस, क्या बताएंगे? सैलरी, ये मेरा खर्चा है, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा एक लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी मैंने एंट्री कुछ नहीं बताई, मैंने सिर्फ बताया कि मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया ना साइंस बैकग्राउंड के बच्चों, हर एक चीज के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि मेरा सैलरी खर्चा हुआ और मैंने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। अब मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस है तो उसको कौन सा बैलेंस होगा, सोच के बताओ। आवाज नहीं, यही मजा नहीं। सैलरी एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस है? अब तो तुमको यह भी पता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस होता है? वो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? तो उसको कौन सा बैलेंस होगा? हो गया बैलेंस। अब एंट्री कैसे की वो तो कुछ समझा ही नहीं मैंने, बताया कि कैसे चीजें चल रही। आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। सो प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, इन सभी का कॉन्सेप्ट किसकी वजह से जन्म लिया? एक्रूअल। ए रसगुल्लो, ये अभी भी सिर्फ बेसिक्स ही चल रहे हैं, सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूं अकाउंट्स कैसे बना। नाउ व्हेंस वी स्टार्ट विद आवर टेक्स्ट बुक यूनिट 1, तब ये सारी चीजें दोबारा आएगी। अभी सिर्फ हम एक फील ले रहे हैं कि क्या चलता है। इज दैट ओके? सो क्या मेरा रसगुल्ला बच्चा लिख कर ले लेगा? ये ऊपर वाला लिख कर ले लिया ना बेटा? वाह वाह, जानवी ने तो एंट्री भी लिख दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी गुड जानवी जी, कीप अप द गुड वर्क। सर ये सैलरी पहले खर्चा कैसे हुआ ये बताएंगे पहले आप प्लीज। अरे गुड़िया कब से यही बता रहा हूं ना, तू अभी एक काम कर, किसी से घर भाड़े पर ले, 1 महीना रह उधर, और फिर दूसरे महीने भाग जा बिना रेंट दिए, तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तेरे को ढूंढते हुए आ जाएंगे और बोलेंगे इसका पैसा दो। तो तू बोलना उनको कि पैसा कैसे देंगे, किस बात का पैसा देंगे, तो वो तुमको बताएंगे कि तुम रहे थे, तो तुम उनको पूछना कि रहने से क्या हुआ, तो तुमको बताएंगे कि तुमने खर्चा किया है, मतलब तुम्हारा रेंट खर्चा है, अब इसका पैसा दो। बराबर है कि नहीं लॉजिकली? कितने लोगों के यहां पर दूध का बिल मंथ एंड के बाद आता है? वाह, तो तुम दूध पीते हो पूरे महीने भर में, और पेमेंट कब करते हो? एंड में नहीं, महीने के बाद में। तो मैं आपको यह पूछ रहा हूं खर्चा कब हुआ? जब दूध पिया तब, या जब पेड किया तब? आवाज नहीं आ रही। दूध पिया तब या पेड किया तब? कॉमन सेंस है, तब खर्चा हो रहा था। पेमेंट खर्चे को नहीं दर्शाता है। तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को क्यों समझाना जरूरी था कि पेमेंट डज नॉट मीन इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस इज डिसाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इज दैट ओके? ये बातें मत कर चोरी नालायक गधेड़ी। अच्छा मतलब सही था, मैं तो ऐसे तुक्का मारा कि गधेड़ी। वो शिट, वो है क्या? गुड, आगे बढ़े बेटा। आर वी नाउ रेडी? नाउ बेटा जी और एक कॉन्सेप्ट डील करने के पहले कुछ नाम लिख देते। लिखो बेटा जी, एक्सपेंस हेड। बेटा कुछ एक्सपेंस हेड नहीं, अकाउंट हेड। अकाउंट हेड बेटा, इसके बाद में कल से हम शुरुआत कर देंगे किस चीजों के साथ में? विल स्टार्ट विथ आवर यूनिट 1। कल से माने मंडे से
यूनिट 1 से हम शुरुआत कर देंगे, जिसके अंदर हम एक टॉपिक लेकर खत्म करेंगे। तो आज आपको सिर्फ इतना पता करना था कि 5 आइटम होते हैं, एक को डेबिट बैलेंस होता है, एक को क्रेडिट बैलेंस होता है, दोनों में से, मतलब पांचों में से। और फिर मैंने आपको बताया कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताया, फिर मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया, और मैंने बोला एंट्रीज वगैरह जो कुछ भी करते किसके एंगल से करते हैं हम, फ्रॉम दी बिजनेस के एंगल से। तो जब मैं मंडे को शुरुआत करूंगा तब ये सब चीजें वापस बेसिक से स्टार्ट होती है। जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल एंट्री क्या होती है, अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें। बट उसके लिए उस समय पर्सनल अकाउंट वगैरह बताना करना इजीली समझ में आ जाए तुरंत जब मैं उसका रेफरेंस दूं, तो इसलिए वो पहले चीजें बता दी थी। आर वी नाउ रेडी? सो बेटा जी अकाउंट हेड, मैं आपको एक्सपेंस के अकाउंट हेड कुछ कुछ लिख के दे रहा हूं। आर वी नाउ रेडी? सो बेटा जी लिखते जाइए, सैलरी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर, ठीक है बेटा जी। जो एक्सपेंस होता है वो इनकम भी हो सकता है। जैसे रेंट एक्सपेंस होगा तो रेंट क्या हो सकता है, इनकम भी, रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर पोस्टेज, फिर स्टेशनरी, फिर डिस्काउंट अलाउड, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैड डेट्स, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और एनीथिंग, लॉस, कुल मिलाकर लॉस। इज दैट ओके? एनी टाइप ऑफ लॉस। इसमें और भी नाम आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सब हेड लिख दिए क्या? मुझे नहीं समझ में आया, इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस होगा? वाह लवली, ये समझाना था। प्रीपेड सैलरी को कौन सा बैलेंस होगा? अभी एक आध बच्चा बोलेगा तो मजा नहीं आएगा ना यार, वापिस से पूछो। रेंट को कौन सा बैलेंस होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, वाह, क्योंकि वो लाइबिलिटी बन गया। प्रीपेड रेंट, क्योंकि वो क्या बन गया? असेट। मतलब हमें नाम को अब सही से पढ़ना है, हम तुरंत आंसर नहीं देंगे। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, थप्पड़ लगाऊंगा ना अलग। प्रीपेड रेंट इज व्हाट? असेट। सो बेटा जी ये सारे नाम क्या हो गए? एक्सपेंसेस। इज दैट ओके? और लॉस वैसे टेक्निकली देखा जाए तो एक्सपेंस नहीं होता है, बट मैंने इसी के हेड के अंदर लिख दिया। इसको कौन सा बैलेंस है बेटा जी? डेबिट बैलेंस। ए भाई कौन सा बैलेंस है? लिखिए अभी इनकम। जो एक्सपेंस होता है एक आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए वो क्या बन जाता है? इनकम। सो मैं इनकम के नाम आपको बताता हूं। इनकम के लिए आप लिख सकते हो इंटरेस्ट, रिसीव्ड, है नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। सॉरी बैड डेट्स क्या होता है? अरे अभी इनकम के हेड्स पढ़ रहे हो। बैड डेट्स रिकवर्ड। फिर राजा बेटा जी हम इधर और बोल सकते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। सर कमीशन एक्सपेंस भी हो सकता है क्या सर? यस, कमीशन एक्सपेंस कब होगा? अगर उसको डेबिट बैलेंस हुआ तो, और कमीशन को क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्या होगा? इनकम। ओके। रेंट रिसीव्ड, रेंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है? इनकम है। रेंट को अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या है? एक्सपेंस है। इज दैट ओके? ओके। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे लगता है इतने काफी। प्रॉफिट लिख दूं क्या? प्रॉफिट ऑन सेल। एक चीज समझाऊं अभी, सुनो ना झंडू बाम, मैं क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से सुनते क्या तुम? पिल्लू मैंने लिखा रेंट, डेबिट बैलेंस क्या है? मैंने लिखा रेंट, क्रेडिट बैलेंस क्या है? मैंने लिखा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट बैलेंस व्हाट? लायबिलिटी। मैंने लिखा रेंट रिसीवेबल, इसको कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। क्या बनेगा? असेट। फिर मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट,
आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा बैलेंस आएगा इसको? क्रेडिट। ये क्या है? लाइबिलिटी। ये पहला वाला एक्सपेंस था, ये दूसरा वाला क्या था? इनकम। और राजा बेटा जी इसके साथ और एक आइटम आ सकता है, रेंट रिसीवेबल। नहीं, रेंट रिसीवेबल तो लिख दिया था, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा रहा है? प्रीपेड रेंट असेट है, इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट। वाओ, मतलब एक आइटम के साले कितने सारे वैरायटीज बन गए? 6। चेक कर लो। एक रेंट डेबिट बैलेंस एक्सपेंस, सिर्फ रेंट क्रेडिट बैलेंस इनकम, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, यस और नो, प्रीपेड रेंट असेट, और बेटा जी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यही था ना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? लाइबिलिटी। सो कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है कि एक आइटम कितने तरीके से क्लासिफाई हो जाता है? 6। अगर मेरा बच्चा वर्डिंग के पास ध्यान दे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया रहता है। वर्डिंग और उसका बैलेंस, इसके ऊपर फोकस करना। चलो एक और काम कर लेते हैं। कमीशन क्रेडिट बैलेंस, आप बताओ। पूरी क्लास को कोशिश करनी है अभी। कमीशन क्रेडिट बैलेंस, कमीशन डेबिट बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग कमीशन क्रेडिट बैलेंस, ओके। एंड और कौन सा हो गया? प्रीपेड कमीशन विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक और ट्राई कर लेते हैं, किसी को बताना मत कि हमने ऐसा किया। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस, जो हम बैंक को देते हैं ना, इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस एक्सपेंस। इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस, जो बैंक हमको देती है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जब वर्ड आउटस्टैंडिंग आए तो किससे ताल्लुकात रखता है? लाइबिलिटी, एक्सपेंस लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज अ लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, प्रीपेड इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस। पक्का? श्योर? हम साथ साथ है कि अलग अलग हो गए? साथ साथ है, गुड। सो बेटा जी ये आइटम हुए। अभी एसेट के नाम लिख दो। संतोष माइक रेडी कर, बॉल रेडी कर, आज गेम खेलेंगे। असेट रेडी हो? ऑनलाइन लाइव के बच्चों तुमको भी बताऊंगा मैं, तुम भी गेम खेलना। असेट बताऊं? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ओके। फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, नहीं मैं नहीं आ रहा, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, स्टॉक, स्टॉक, पेटेंट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, बस 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 बस, सॉफ्टवेयर लिखा ना रे, स्टॉक, सॉफ्टवेयर, लोन गिवन, लोन गिवन समझ में आ रहा है? हमने लोन दिया, लोन जीवन, लोन गिवन, मोटर कार व्हीकल्स। ले भाई मैं नहीं, अब नहीं लिख रहा मैं कुछ। कौन सा बोल रही बेटू? अरे बाप रे, ये कैसे मैं भूल गया? ये तो बात सही है, लिखना चाहिए था ये। प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग कैसा आएगा सर? बेटा जो आपने पढ़ा था मैं उचित मानता हूं उसको। आउटस्टैंडिंग शब्द अभी नहीं यूज करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग ये शब्द एक्सपेंस के लिए रिजर्व्ड है, बड़े गलत तरीके से यूज किया जाता है फॉर असेट ऑल्सो। एक्सपेंस के साथ वर्ड आउटस्टैंडिंग होता है। अब मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी कैसे मुमकिन है? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एक्सपेंस, मतलब लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट कैसे हो जाएगा? तो आप, हाँ एक्चुअली तो वर्ड यू शुड यूज इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, नॉट आउटस्टैंडिंग।
Outstanding word has to be used with the expense. It is a liability. And with the income, when it is receivable, you have to use the word income receivable. Do you realize? तो मैं स्वीकार करता हूं कि ये सिखाया जाता है 12th में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बट सब्सक्रिप्शन इनकम होती है ट्रस्ट के लिए. इनकम के साथ शब्द रिसीवेबल आना चाहिए, एक्रूड आना चाहिए. और एक्सपेंस के साथ, जैसे आप सैलरी लिखते थे, क्या लिखते थे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, है कि नहीं है? तो एक्सपेंस के साथ या आउटस्टैंडिंग रेंट, इनके साथ शब्द क्या यूज किया जाता है? आउटस्टैंडिंग. थम्स अप. रसगुल्लो, ये लिखा गया? चलिए राजा बेटा जी, अभी नाम लिखेंगे किसके? लाइबिलिटी. आर वी रेडी? अच्छा, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी ऐसे ही पढ़े थे. तुम मुझे बताओ बच्चों, कौन सा आइटम असेट साइड में जाएगा? ये टीचर ने आपको एक फॉर्मेट बनाकर दिया था और उसके अंदर आपको याद कराया था कि कौन सा आइटम कहां जाएगा. जैसे मैं पूछता हूं, डेटर्स कहां जाएगा? तो आपने कैसे किया था? इसका लॉजिक समझा था कि ये बताएगा था कि बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा? आवाज नहीं आ रही है? बताया था ना कि बैलेंस शीट एसेट साइड. तो बेटा जी, शुरुआत में आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसके लॉजिक समझने का मौका मिलेगा. शुरुआत में बिल्कुल ऑप्शन नहीं है. इनके पहले बैलेंसेस आइडेंटिफाई करना शुरू करो. इनको यह आइडेंटिफाई शुरू करना करो कि ये एसेट है कि लायबिलिटी, इनके नाम पढ़कर. आगे की बात आगे होगी. तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनके नाम लिखने के बाद में एक क्विज चलेगी, एक गेम खेलेंगे और पहले एक बार रिवाइज करेंगे कि कौन सा आइटम क्या है. और शुरुआत में मैं कैपिटल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ 4 आइटम के बारे में: असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. आर वी रेडी नाउ? यस. सो नाउ बेटा जी, असेट के बाद में हम लिखते हैं लायबिलिटी. लायबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं. क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लोन टेकन. रिटेन्ड अर्निंग्स लायबिलिटी किसने बोला? कैपिटल का पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स. इट इज नॉट अ लायबिलिटी. लायबिलिटी इज ऑलवेज पेएबल आउटसाइडर. यस, यू सेड समथिंग. नो, 100% रॉन्ग. बिल्स पेएबल लिखा ना बेटा? बिल्स पेएबल 100% रॉन्ग. हाँ, प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी. जनरल रिजर्व लायबिलिटी नहीं है बे. रिटेन्ड अर्निंग्स है कॉमर्स के बच्चों, ओनर को बिलोंग करता है. लायबिलिटी बिलोंग्स टू आउटसाइडर. लिखा ना क्रेडिटर्स, ये ट्रेड पेबल भी होता है. ताई लीले ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. यस, एब्सोल्युटली राइट. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या टैक्सेशन पेएबल. डिवेंचर अभी कंपनी का नहीं लिखेंगे आइटम. बोरिंग्स, ये बेटा लिखा ना मैंने इधर, लोन टेकन, इसको बोरिंग बोल दूं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अ लायबिलिटी सर. यू हैव अंडरस्टूड इट रॉन्ग. तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे खुश हो गए, वाह इनको भी नहीं आता है. यस, कई सारी चीजें इनके पास गलत है. प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी कैसे हुई? किसको पैसा देना है? लायबिलिटी का डेफिनेशन ऐसा है, अगर हम फ्रेमवर्क के हिसाब से जाए, liability is a present obligation because of a past event from which future economic outflow of resources are expected. जिससे पैसा बाहर जाएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कोई पैसा बाहर नहीं जाता है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी कोई पैसा बाहर नहीं जाता है. तो बेटा जी, वो लायबिलिटी का नाम नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है. समझा दूंगा, चिंता मत करो. बट तुम्हारे कम से कम वहम टूटे थोड़ा सा कि बेसिक्स से जान रहे. बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा ना गुंडू? कौन सा? बॉन्ड्स पेबल. कंपनीज के बाद में लिखेंगे. बॉन्ड्स पेबल इज अ लायबिलिटी. डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी. कौन सा? बैंक लोन बोरिंग लिखा ना बेटू? कौन सा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ लायबिलिटी. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड. हाँ बेटू. डिविडेंड पेबल इज अ लायबिलिटी. वेरी गुड. हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? क्या बोले? मॉर्गेज लोन आ गया बोरिंग में. उसको सिक्योरिटी दी तो मॉर्गेज लोन बोलते हैं. मतलब आपने आपकी जमीन या बिल्डिंग को गिरवी रखकर अगर लोन लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्गेज लोन. क्या बोल रहे हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आया ना बेटा? ठीक है. और कोई नया आइटम आ रहा है क्या? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम. यस, इट कैन बी अ लायबिलिटी, नो प्रॉब्लम. दैट्स करेक्ट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया. जेआर इज नॉट अ लायबिलिटी. कॉल्स इन एडवांस कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट? लायबिलिटी. Calls in advance can be treated as what? Liability. Very good.
जनरल रिजर्व आएगा नहीं बेटा, रिजर्व फंड आएगा नहीं बेटा, डोनेशन तो एक्सपेंस होता है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया बेटा, बोरिंग में हो गया है ना, ठीक है। कौन सा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं होती है। इंटरेस्ट टू पार्टनर इज नॉट अ लाइबिलिटी, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस बेटा, नॉट अ लाइबिलिटी। यस बेटू बोलना जोर से, कौन सा अनअर्न्ड रेवेन्यू, मतलब यू आर सेइंग इनकम रिसीवेबल, no, income receivable is an asset beta, or we have written it already, you are just giving some other words for it. Income received in advance is a liability, but unearned income is, I guess, income receivable. हाँ इधर कुछ बोल रहे थे, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, मर गया मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिजर्व्स एंड सरप्लस बेटा, इट बिलोंग्स टू ओनर। सिर्फ लाइबिलिटी साइड में लिखने से वो ये लाइबिलिटी नहीं होता, लाइबिलिटी का रूल है इट इज पेएबल टू आउटसाइडर नॉट टू द ओनर। यस एम्प्लॉय, नो, एम्प्लॉय वेजेस इज एक्सपेंस, ट्रेड पेबल लिखा ना रे, किधर था रे तू, बॉन्ड्स पेबल किधर था तू, नहीं हो गया अभी, अब मैं नहीं सुन रहा किसी की बात। मेरे को क्या चाहिए मालूम क्या तुमको, ये सब आइटम को पढ़ने का, और मैं इनमें से कुछ भी पूछेगा और तुमको उसको क्लासिफाई करते आना चाहिए कि ये क्या है। इज दैट ओके? आज तुम यहां से क्लास के बाहर जब जाएंगे तो तुम बहुत भारी इंसान बन के जाने का, किसी बैलेंस में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं आज आपको कुछ चीज समझाने के पहले एक चीज समझा रहा हूं, सुन लो, बहुत भारी चीज बता रहा हूं, सुन रहे तुम सीधा बैठते, पहले बहुत भारी बात बता रहा हूं। कितने लोगों को इस क्लास में पैसा कमाने का है? वाह। कितने लोगों को यह पता है कि हर एक डॉक्टर पैसा नहीं कमाता है? हर एक डॉक्टर पैसा नहीं कमाता है, नहीं कमाता है, राइट? ये बात मालूम है ना? कितने लोगों को यह पता है कि हर एक लॉयर पैसा नहीं कमाता है? लॉयर, हर लॉयर पैसा नहीं कमाता है। आर यू श्योर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? हर एक एमबीए पैसा नहीं कमाता है। सो बेटा जी, डिग्री इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। हाँ, अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है चलो वो थोड़ा सा ज्यादा हार्श चीज नहीं बात करेंगे, एकदम सिंपल बात बता रहा हूं। मेरी फेवरेट हीरोइन है, बहुत फेवरेट हीरोइन, ऐश्वर्या। तो अगर मान लो इधर प्रेस्टीज पॉइंट में ऐश्वर्या आई तो कितने लोग आ जाएंगे? कितने लोग आ जाएंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर वुड बी 1000 प्लस 2000 3000 पीपल। ओके, ब्यूटी 2-3 हजार लोग आ जाएंगे, ब्यूटी। दूसरा, कोई एक पावरफुल गुंडा है, तुमने विलेन विलेन देखे होंगे, 100 लोग आ जाएंगे। 100 के ऊपर लोग नहीं रहते विलन के साथ, 100 200। वो सिंघम मूवी मैंने भी देखी, एक छोटा सा ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस स्टेशन, वहां 100-200 लोग ही आते हैं, विलन के साथ 100-200 लोग, ब्यूटी के साथ 1000-2000 लोग। नाउ लेट मी आस्क यू, सपोज यहां पर हमारे स्वर्गवासी श्री बाला साहेब जी ठाकरे अगर हो, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुना है? ही वॉज सच अ ग्रेट ओरेटर। अगर वो खड़े हो गए, बोलने को चालू किया, सो यू अंडरस्टैंड दैट द होल ऑफ दिस ग्राउंड वुड बी इनसफिशिएंट। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? अगर यहां पर कोई, मैं भी क्योंकि आचार संहिता चल रही तो मैं अभी के पॉलिटिशियन के नाम नहीं ले रहा, इसीलिए स्वर्गवासी लोगों के नाम ले रहा हूं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है बेटा जी, कि अगर आपका वक्तृत्व, अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, so you can make so many people follow you. Communication can come with a best idea. When the idea has got a clarity here, you use the right word. And when you have an great ideas, you use the right word. Ideas also go back to startups. Zomato, Uber, Ola. These are all outcome of what? Ideas. And if you see their interface is so very clear in communication that any person like a driver can also use Uber, who is not very educated. Communication is the key. And communication is something which books will not be able to teach you. It has to be developed on your own, so you have to speak much. आपको बोलना पड़ता है, जब समय होता है तब बोलना पड़ता है। कई बार आपके स्कूल जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी चीज का आंसर आ रहा था, बट आपने हाथ उठाया नहीं क्योंकि आपको डर रोक रहा था।
ऐसे कितने बच्चों के साथ हुआ? और आपको ऐसा अंदर ही अंदर लगता था कि कभी तो कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं बोलूंगा और लोग मुझे भी रिकॉग्नाइज करेंगे, बट आज तक वो दिन नहीं आ पाया, क्योंकि वो डर जो उस दिन था वो आज भी है। डर को निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आज आनंद भांगड़िया तुम्हारे सामने खड़ा है क्योंकि वो डर निकल चुका है, और जब डर निकल चुका है तो आई कैन टॉक टू यू, एंड व्हेन आई कैन टॉक टू यू, यू कैन सी आई कैन अर्न मनी. So what you should do, at least when you're sitting there, you should become a part of the game. That is the reason we play game. At least when you're sitting there, at least try and speak. तो कौन क्या बोल रहा है उसका चिंता मत करो, you forget about that. किसी को कोई लेना देना मत रखना, बस तुम फोकस करना तुम्हारे कम्युनिकेशन चीज पर. यहां पर कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, मैं तो घंटा कभी जज करूंगा ही नहीं. आपको जो सही लगे वो बोलना. इज दैट ओके? बट स्टार्ट स्पीकिंग, दैट इज रियली रिक्वायर्ड. नहीं तो पैसा नहीं कमा सकते. जो बोलता है, जो बोल सकता है, और सही है, बोलते बहुत सारे लोग. इधर बार में चले जाओ, बहुत लोग बोलते हैं. बोलता है और सही बोलता है, वो पैसा कमाता है. कॉपी दैट. सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, ये सारा भी रिवाइज करने का. फिर मैं कुछ कुछ पूछूंगा, एक बार अपन रिवाइज करेंगे, फिर बॉल पास करेंगे, फिर ऐसे ही गेम खेलेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करो. पढ़ लो इसको एक बार. मैं नहीं जानता हूं इस बाला साहेब ठाकरे. गूगल कर ले, पता चल जाएगा. आर वी रेडी नाउ पीपल? अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि आपको आता है ये सब कुछ? कितने लोगों को लगता है कि इनके बैलेंसेस में पूछूंगा तो पता चल जाएंगे तुमको? मैं पहले ही बता रहा हूं, स्टार्ट करने के पहले गेम, इसमें तुम मिस्टेक्स करने वाले हो, और जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाता क्लास का बच्चा तब तक मैं इसका रिवीजन करवाते रहूंगा और आपको बोलते रहना पड़ेगा. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. समझ में आ गई बात? तो मैं पूछता हूं अभी, थोड़ा शुरुआत इजी से करते हैं. ठीक है? सैलरी डेबिट बैलेंस. तो सिर्फ अगर मैं सैलरी वर्ड बोलूं, वेजेस बोलूं, पावर बोलूं, तो क्या समझना? एक्सपेंस है ना. पावर, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी. बराबर. वेजेस रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी, जिसको मिलता है वो. प्रीपेड वेजेस, वाओ. वेजेस रिसीवेबल, कोई बात नहीं. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन गिवन, asset, asset, asset. Loan given is an asset. Loan taken, borrowing, bank overdraft, property, plant, building, land. Discount received, bad dates, bad dates recovered, bad dates is expense. बुड़ित खाते, जिसको पैसा दिया डूब गया, एक्सपेंस. बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा नहीं आने वाला था, आ गया, इनकम. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, पक्का. रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, प्रीपेड इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस. अब थोड़ा गूगली डालो. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. देखा, मैंने बोला था ना साइंस बैकग्राउंड, ऐसा ही गूगली डाल दे. कोई बात नहीं, मैंने लिखा कर नहीं दिया था, डायरेक्टली पूछ लिया. प्रोविडेंट फंड, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस. इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस,
डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड क्रेडिट बैलेंस, डिविडेंड नहीं को बस इतना ही काफी, कमीशन क्रेडिट बैलेंस, कमीशन डेबिट बैलेंस, ठीक है। गड माइक रेडी करो, गाना बजाओ। अच्छा, तब तक के लिए हम दूसरा गेम खेलेंगे। गुड़िया इधर बाल आए, मरमेड, हाँ यस। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? निकिता। फेवरेट कलर बताओ तुम्हारा। अच्छा, तुम ही व्हाइट पहनी हुई है, बट मैं कोशिश करता हूं दूसरा कौन। वो छोरी व्हाइट पहनी है, उसको दो। संतोष तू बोलेगा, तू भी व्हाइट पहन के आए। हे इधर मैं रैंडमली गेम खेलता है, ऐसा कोई भी किसी का भी कलर कुछ भी पूछ कर, किसकी नाक लंबी है किसी, तो यहां पर क्वेश्चन एकदम रैंडमली पूछता हूं, ठीक है। निकिता तू क्वेश्चन पूछ, उसको पूछ पूछ जल्दी पूछ। एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, हाँ। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, गो अहेड। एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, एक्सपेंस, फिर कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंस, पक्का। अभी तेरा फेवरेट कलर देख के कौन बोलता है? ये ब्लैक छोरे को दो। हाँ छोरी तू क्वेश्चन पूछ अब इसको, क्वेश्चन अच्छे पूछ। जो जीतेगा हराएगा किसी को, उसको रुपए मिलेंगे 100। हाँ भाई छोरी जल्दी से बोल। एक्सपेंस, इनकम, बैड डेट्स रिकॉर्ड इनकम, लाइबिलिटी, एसेट, अच्छा कौन सा? डिविडेंड रिसीव, Income. इनकम, Income. परफेक्ट। बैठ जा बैठ जा। अभी तेरा फेवरेट कलर 100 रुपए के, ग्रीन। वो ग्रीन को दे रहे भाई। मज्जा आ जाती। हाँ, पोस्टेज, एक्सपेंस, 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 हाँ, पावर एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस, फंड, लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। एसेट, अबे साले एक ही पूछ रहे हैं क्या कमी ने? उसको क्या कॉपी कर रहे हैं क्या तू? आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लाइबिलिटी, अच्छा तेरा फेवरेट कलर? हाँ, ये ब्लू को दो छोरी को, पूरा ब्लू। यस। ए आवे संते जल्दी आ, तू तू कमी ना भाग नहीं पाता है साले मोटे, जल्दी से दे। हाँ भाई तू क्वेश्चन पूछेगा क्या अभी? हाँ तू देख के पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा? काहे नहीं पूछेगा बे? पूछ, बोला भाई ने बोला पूछने का तो पूछने का, पूछो। पहले मुझे बता कहां से हो आप? इतनी क्यों शर्माए? ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी, और एक्सपेंस, एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, asset, असेट, लॉस ऑन सेल, this expense, एक्सपेंस। वेरी गुड। कैन वी क्लैप फॉर योरसेल्फ? कोई 100 रुपए नहीं जीता है, बैठ गए। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सो आप सभी लोगों से विनती है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से, ए नालायक, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से इतनी सी विनती है कि जो हेड, ए नालायक बैठ नीचे, पैंट एंड लूज पहन के आने की। लेक्चर खत्म होने के पहले खड़े हो जाते हो चालू तुम। मैं आपको ये बता रहा था कि आप सभी लोगों ने जो साइंस हो या कॉमर्स हो, जितने अकाउंट हेड आपको सिखाए गए थे, ये सभी के सभी अकाउंट हेड आपके दिमाग में, जहन में क्लियर चाहिए और उनके बैलेंसेस क्लियर चाहिए। मंडे को एकदम नहा धोकर प्यारे प्यारे तरीके से तैयार होकर पाउडर टिक्की लगा के आओ। हम पहला चीज स्टेप शुरू करेंगे अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग से, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इज दैट ओके? प्रेम से बाय बाय बोलो।
बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर.